नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने नकारा, कहा भारतीय कर्मचारियों को निशाना बनाना गलत। सुरक्षा वजहों से 8 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला। पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सियासी बहस तेज, रक्षा मंत्री का दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा। रामकिशन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल केजरीवाल। अखिलेश की रथ यात्रा शुरू, मुलायम ने किया रवाना। शिवपाल ने अखिलेश पर जताया भरोसा, कहा दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। जीएसटी की होंगी 4 दरें, सबसे कम 5 और सबसे ज्यादा 28% का स्लैब। 12 और 18% होंगे मानक दर। लग्जरी कार और तंबाकू उत्पाद पर लगेगा सेस। आपदा जोखिम कम करने के लिए बढ़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त राष्ट्र से संस्था बनाने की अपील। विश्वविद्यालयों का नेटवर्क बनाने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। ओआरओपी मुद्दे पर पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सियासी बहस तेज हो गई। कांग्रेस समेत विपक्षी दल 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक वो इस मुद्दे पर खामोश नहीं रह सकती, तो रक्षा मंत्री ने तकनीकी दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा दिया। 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को अंतिम विदाई देने लोगों की भारी भीड़ जुटी। भिवानी से 20 किलोमीटर दूर छोटे से गांव बामला में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में तमाम सियासी दलों के नेता पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व सैनिक के परिजनों से मिले और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भिवानी पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। चाहता हूं कि पूरा देश इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। अंतिम सांस तक हम लोग और पूरा देश सैनिकों के लिए लड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन सरकार से अब छीन के लेंगे सैनिकों के लिए सब लोग मिलकर। ऐसी दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हम सारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी हैं जो अपनी ओआरओपी और 7th पे कमीशन अनॉमलीज की मांग को लेके। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी बामला गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ओआरओपी के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। Not only a minister but also a former chief of the staff. I don't have to comment on this. हमको कुछ comment देना नहीं है। बात सुना है मंत्री का and people will understand. This is a totally sad statement. Terrible. हरियाणा सरकार ने ग्रेवाल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व फौजी रामकिशन की खुदकुशी के कारणों पर विचार करने की बात कही है। बहादुर जो वीर सैनिक होता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता। कहीं कोई हो सकता है कोई ऐसी बात ध्यान में आए जिसके ऊपर हमको विचार करना होगा कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। मुझे बताइए, सल्फास खाने के बाद आदमी इस तरीके से बात करेगा क्या? या उसका बेटा जिसको वो कह रहा है कि मैंने 3 गोली सल्फास की खा ली है, इतनी शांति के साथ बात सुनेगा? गौरतलब है कि रामकिशन ग्रेवाल ने अपने सुसाइड नोट में देश और साथी जवानों के लिए जान कुर्बान करने की बात कही है। उधर बडगाम में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ज्यादातर पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से 1 लाख पूर्व सैनिक फायदा नहीं ले पा रहे हैं और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। बामला गांव के सरपंच रह चुके पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में ओआरओपी के मुद्दे पर खुदकुशी कर ली थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। मैं सुन रहा था बहुत अहम जो आज रक्षा मंत्री कह रहे थे, करीब 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनमें तकनीकी कुछ खामियां इसके चलते वो उन पर वो लागू नहीं हो रहा। इसका जिक्र कल उस पत्र में भी था
जो कि पूर्व सैनिक ने खुदकुशी के वक्त वो जो जारी किया था, लेकिन कल तक सरकार या फिर जो पार्टी है उससे इनकार कर रही थी। क्या ये माना जाए कि सेंसिटिव जो एक मैं कहूँ कि जो एक संवेदी सिस्टम होना चाहिए था वो, और संवेदी सरकार या फिर जो एक मैं कहूँ कि जनप्रतिनिधि हैं, उसकी बेहद कमी इस पूरे मामले को कहीं पेचीदा कर देती है और राजनीति शुरू हो जाती है? देखिए, राजनीति तो अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी तब है जब आप लोगों के साथ में छल कर रहे हों, धोखा कर रहे हों, या अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ में कपट कर रहे हों। साल भर तक अगर देश के सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने 30 साल उससे भी ज़्यादा अगर सेवा में लगाए, साल भर तक वो लोग सड़क पे बैठे रहें और सरकार जो है उनके लिए कुछ न कर सके, तो मेरा मानना ये है कि असंवेदनशीलता तो वहाँ पे जाहिर होती है। पर जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीति जो है वो करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि राजनीति इस हद तक गिर चुकी है कि दादरी में जहाँ पे अखलाक की गाय के नाम पे हत्या हुई थी, जो हत्यारा था, जो जेल में बंद था और एक बीमारी की वजह से मारा गया, उसकी शोक सभा में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा गए और उसके शव पर तिरंगा वहाँ पे उड़ाया गया था उनकी मौजूदगी में। ये बहुत ही खराब किस्म की राजनीति है, समझते हैं आप? तो अब अगर मान लीजिए सैनिक के नाम पे विपक्षी दल अस्पताल पहुंचते हैं, तब ये कहना कि राजनीति करना बुरा है, तो पहले खुद भीतर झांकना चाहिए कि राजनीति जो है वो हर दल कर रहा है और कुछ बहुत बुरी राजनीति भी कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए था कि विपक्षी दल राजनीति करें, क्योंकि सैनिकों का मामला है और सैनिकों के लिए सरकार जो है आजकल इतना ज़्यादा जो है नारों की तरह इस्तेमाल करती है सैनिकों को, लेकिन जब उनको पैसा देने की बात है, सिर्फ 3000 रुपये का मामला था जो जिसने आत्महत्या की है। अच्छा, अब ये भी शक जाहिर कर रहे हैं कि वो आत्महत्या भी नहीं होगी। मतलब ये असंवेदनशीलता जो है इसका उदाहरण है। ये चीज़ें जो हैं, 1 लाख लोग अगर इस मामले में, चाहे राशि थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन 1 लाख लोगों का मामला घोषणा होने के बाद भी अगर लटका हुआ है तो जाहिर होता है कि इस मामले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। और क्या जिस तरीके से सरकार ने इसको टैकल करने की कोशिश की वो कहीं न कहीं दिखाता है कि पेच है या फिर सरकार की दूरदर्शिता है, अनुभव की कमी दिखती है मंत्रियों के जिस तरीके के बयान आए? मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार ने बहुत ही कोताही बरती, और ख़ासकर सरकार में तो पूर्व सेनाध्यक्ष भी हैं। उनके रहते हुए सैनिकों के साथ में अगर ये बर्ताव होता तो अजीब था। पूर्व सेनाध्यक्ष चुनाव से पहले आप जानते हैं रेवाड़ी कई जगह चुनाव सभाओं में भी गए थे, तो अगर वो सैनिकों के साथ में जो लोग धरने पे सड़क पे बैठते हैं उनके बीच आकर के उनको कहें कि सरकार इस तरह से ये चीज़ कर रही है और हम लोग इसको 15 दिन में, महीना भर में या 2 महीना में निपटा देंगे, 1 साल तक तो उनको कोई आप भरोसा नहीं दे सके। उसके बाद में फैसला किया 5,500 करोड़ रुपया, अब एक राशि आप कह के आपको लगता है कि हमने उनका भला कर दिया, आपने कहा कि वो 4 किस्तों में उनको मिलेगी। अब सामने आ रहा है कि 1 लाख लोग जो हैं उनके तो मामले जो हैं वो तकनीकी कारणों से, कुछ मंत्री कह रहे हैं कि अटके हुए हैं, लेकिन हम उनको निपटा लेंगे। कब तक निपटा लेंगे? आप कहिए 15 दिन में निपटा लेंगे। और जिन्होंने आत्महत्या की वो खुद रामकिशन, उन्होंने लिखा था अपने पत्र में कि वो लगातार 1 साल से परेशान थे, कई लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं पर भी जो उनकी समस्या थी इसका उन्होंने जिक्र किया, जिसको आज माना रक्षा मंत्री ने, उसका कहीं किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। देखिए, कोई व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में, अब उसके कारणों को आप बहुत तार्किक ढंग से नहीं देख सकते। अब वो अवसाद में हैं, अब वो व्यक्ति दुखी है, बीमार है, लेकिन साल भर से अगर वो व्यक्ति तकलीफ में है और अब उसको 3000 रुपये के लिए, अगर अब कहें कि बैंक की गलती थी या जिसकी भी थी, पर उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है। अगर सैनिक जो है वो डिप्रेशन में चला जाए, अवसाद में चला जाए, तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ पे फिर ये कहना कि हम सैनिकों के लिए जो है ये कर रहे हैं, सैनिक हमारे देश के लिए ये कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि आप सिर्फ नारे लगा रहे हैं, सच्चाई में आप सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। 1 साल से आंदोलन चल रहा है और बड़े से बड़े अफसरों से लेकर के छोटे जो हवलदार, सूबेदार, वो लोग भी सड़कों पर इसमें शामिल थे। उसके बाद भी सरकार जो है, अंततः सरकार झुकी, लेकिन झुकने के बाद में भी उनका जो अहंकार है वो नहीं झुका है। उनको अब भी लगता है कि हमें झुकाया गया है और वो उस मामले को जितना लटका सकते हैं लटका रहे हैं। अब मामला चूंकि आत्महत्या किसी ने कर ली है, तब लगा कि मामला जो है, क्योंकि अब उनको लगता है दूसरे राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहे हैं। अब फायदा जो है राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर विपक्ष
विपक्ष में भाजपा होती तो वो भी इसका मौका चूकने वाली नहीं है। दल हैं तो राजनीति तो करेंगे, राजनीति करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जंतर मंतर से अमर जवान ज्योति तक के कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विशाल, यानी माना जाए कि जिस तरीके से कल हमने देखा था कि कांग्रेस इस मसले पर आक्रामक तेवर अख्तियार किए थे, ये सिलसिला थम नहीं रहा और इस लड़ाई को, या फिर मैं कहूँ कि इस राजनीतिक लड़ाई को, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी दूर तक जाने की शायद रणनीति है। जी बिल्कुल, और कल जिस तरह का वाकया शाम को देखने को मिला था सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर, ठीक लगभग वैसी हालत इस वक्त यहाँ बनी हुई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने मैं मौजूद हूँ। ठीक थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जो कि ये कैंडल लाइट मार्च जो कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट के तौर पर ऑर्गेनाइज किया था, कल जो वाकया रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर उतरे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उसमें राहुल गांधी शिरकत करने आए थे, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक सामने जब मार्च पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेके गए। और जिस तरह से कल अलग अलग थानों में राहुल गांधी को ले जाया जा रहा था, 2 बार डिटेन किया गया था, ठीक वैसा ही वाकया एक बार फिर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब से ठीक 5 मिनट पहले राहुल गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। सीधे तौर पर जो पुलिस की रणनीति है वो कल की तरह ही दिखाई देती है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें जो लोग शामिल हैं, नेता या कार्यकर्ता, उनको डिटेन कर अलग अलग थानों में ले जाया जा सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किसी तरह से खराब ना हो और स्थिति पर काबू पाया जा सके। तो एक तरह से देखा जाए तो कल का वाकया एक बार फिर से दोहराया जा रहा है सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर, और काफी गहमा गहमी का माहौल है, काफी नारेबाजी सुनने को मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। मुमताज जी, के आखिरी सवाल, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मैं कहूँ कि अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने की एक कवायद शुरू हुई है। भले ही मामला सैनिकों का हो, कहा जा रहा है लोग कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष जो लगता था कि शायद सड़कों से दूर हो चला है, कम से कम ऐसे मुद्दों पर उतरने को मजबूर है। एक अच्छी प्रथा देखते हैं आप। देखिए, उनके लिए तो एक अवसर है और राजनीति करने का अवसर भी है, और जो हमने कहा कि राजनीति अपने आप में कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। सरकार से जो भूल हुई है कि वो अचानक बौखलाहट में समझ नहीं पाई कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला आत्महत्या का हो गया, पोल खुल गई कि OROP जो है वो ठीक से लागू नहीं हुआ जिस तरीके से वादा किया गया था, और इससे जो है अब सैनिकों में रोष होगा, और जिन सैनिकों के नाम पे उनको लगता है कि हम लोग आने वाले चुनाव में भी शायद इसका कुछ फ़ायदा उठाएं, अब हम सैनिकों के नाम पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बौखलाहट में और इन लोगों के केजरीवाल और राहुल गांधी के अस्पताल पहुंचने पर उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई, मेरा मानना है कि वो बहुत बड़ी भूल हुई है, और सरकार को ये चाहिए था कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती। जैसा भोपाल में हुआ, यहाँ पर भी सरकार उनके साथ पार्टी बन गई, वो उनका बचाव कर रहे हैं। तो इससे जो फायदा है वो विपक्ष को मिल रहा है, और विपक्ष अपनी राजनीति जो है वो कर रहा है। अब इस राजनीति में जो है वो कौन आगे बढ़ता है, मेरा मानना यह है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और सरकार बिल्कुल एक बचाव की मुद्रा में है, और उस बचाव की मुद्रा में उनसे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पूर्व सैनिक की मौत पर सियासत, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने साधा सरकार पर निशाना, पूर्व सैनिकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप। देखिए क्या है OROP का पूरा सच, देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कई महीनों की उठापटक के बाद समाजवादी पार्टी ने आज एकता का संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रथ यात्रा के मौके पर पार्टी के सभी बड़े नेता एक मंच पर खड़े दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो शिवपाल ने अखिलेश को जीत की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास रथ यात्रा को लखनऊ से रवाना करने के लिए पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव भी पहुंचे।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाई और अखिलेश को शुभकामनाएं दी। हालांकि मुलायम सिंह अखिलेश के नौजवान समर्थकों को सीख देना नहीं भूले। शुभकामनाएं हैं और मैं जानता था कि ये केवल विकास सब नहीं है। मैंने सलाह दी कि इसको विजय रश्मि करने के साथ, लेकिन उन्हें विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास। अखिलेश से सार्वजनिक लड़ाई में उलझे शिवपाल यादव ने कहा कि रथ यात्रा पूरे प्रदेश में एकता का संदेश लेकर पहुंचेगी। यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। समारोह की सफलता से अखिलेश भी गदगद दिखे, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि कुछ लोगों की साजिश से बुरा वक्त भी आया। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग डगमगाए हैं। लेकिन मुझे खुशी है नौजवानों पर कि जिस तरीके से नौजवान और आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग आए हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों से अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। शिवपाल ने जहां अखिलेश समर्थकों को चुन चुनकर पार्टी से बाहर किया, वहीं अखिलेश ने भी शिवपाल समर्थक कई मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी थी। अब 5 नवंबर को पार्टी के 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा, जिसमें कई दलों के नेता जुटेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ से अपने विकास रथ को लेकर निकले। उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई और चाचा शिवपाल यादव भी इस वक्त यहां पर मौजूद थे। कोशिश ये दिखाने की है परिवार एकजुट है। अब अखिलेश यादव की कोशिश है कि 2012 में जो क्रांति रथ की सफलता थी उसे इस विकास रथ के जरिए दोहराया जाए। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी में किसी भी विवाद से इनकार किया है। उनसे बातचीत की पंचानन मिश्रा ने। शिवपाल यादव जी, आज जिस तरह से विकास रथ के लिए आप शुभकामनाएं देने पहुंचे अखिलेश यादव को, ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? देखिए, ये हमारा जो स्थापना दिवस है 5 तारीख को रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये अच्छा हो, सफल हो, तो हमारा प्रयास है। और इसमें सभी जितने भी समाजवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो अच्छी शुरुआत है और अच्छे वहाँ पर अच्छे विचार होंगे, अच्छी बातचीत होगी और फिर परिणाम भी अच्छे होंगे। आपने ये सबसे बड़ी बात कही कि बीजेपी को अगर रोकना है तो समाजवादी पार्टी कई सारे दलों को इकट्ठा आना होगा, तो आपको लगता है ये महागठबंधन शेप ले पाएगा इस चुनाव में? देखिए, खासकर अगला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी। देखिए, इसमें निर्णय तो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और दूसरे दलों के राष्ट्रीय नेता जो भी अपनी अपनी पार्टी के हैं वो निर्णय लेंगे। तो सर, अभी माना जाए कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसके तौर पे स्वीकार कर रहे हैं? तो ये तो हम कई बार बोल चुका, बहुत बार बोल चुका। पार्टी में सब ठीक ठाक? सब ठीक है, सब ठीक है। ये थे शिवपाल यादव जी जो कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और अब पार्टी आगे के लिए काम करने को तैयार है। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पंचानन हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। पंचानन, रथ यात्रा की शुरुआत हुई, हरी झंडी दिखाई, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जमीन पर क्या वाकई दोनों कैंप एकजुट नजर आए या फिर सिर्फ महज औपचारिकता भर के लिए वहां पर सब कुछ दिखा? जी हाँ कबीर, देखिए आपका सीधा सवाल है और उसका सीधा जवाब यही है कि ये औपचारिकता नजर आई, क्योंकि ज़मीन पर जो है वो दोनों जो खेमे हैं वो अलग अलग नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जो 3 नवंबर यानी आज की जो ये जो रथ यात्रा है ये अखिलेश के नाम पर है और जो 5 तारीख को रजत जयंती हो रही है ये सीधा गायत्री प्रजापति और शिवपाल यादव के नाम पर है। तो दोनों अलग अलग घटनाएं नजर आई। हालांकि आप जैसा कि हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाई और शिवपाल यादव वहां पहुंचे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मुख्यमंत्री का वो चेहरा अखिलेश यादव को मानते हैं। लेकिन
दोनों चीज़ें अलग यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ राजधानी है वहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है बैनर्स पोस्टर्स को लेकर, लेकिन जमीन पर यह देखना होगा कि वास्तव में क्या एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर है। और जो महागठबंधन बनाने की कोशिश है वो शायद मुझे लगता है कि इसी दिशा में बड़ा कदम है कि जो ये असर है इसको कम किया जा सके, कि बीजेपी को जिसको रोकना जो सबसे बड़ा मकसद समाजवादी पार्टी बता रही है उसमें कामयाब हो सके। शुक्रिया पंचाल ने इस अपडेट के लिए आपका। भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के 8 अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। भारत ने इनके नाम और तस्वीरें मीडिया में प्रकाशित करवाने पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज दावा किया था कि ये अधिकारी जासूसी में शामिल हैं। इसके बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से इन अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत ने 27 अक्टूबर को पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले महमूद अख्तर को भारत छोड़ने को कहा था। महमूद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। The allegations against the Indian officials represent an afterthought and a crude attempt to target these officials for no fault of theirs. We also regret the fact that Pakistan's step adds to the risks. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से आपदा का खतरा कम करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। नई दिल्ली में आपदा जोखिम में कमी लाने पर एशियाई देशों के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने 10 सूत्री एजेंडा भी पेश किया। आपदा से निपटने के लिए गुरुवार को दिल्ली में एशियाई देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा रखा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई का सुझाव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपदाओं से निपटने के लिए अंतरिक्ष तकनीक और संसाधन साझा करने के लिए तैयार है। All development sector must imbibe the principles of disaster risk management. This will ensure that all development projects, airports, roads, canals, hospitals, bridges are built to appropriate standards and contribute to the resilience of communities they seek to serve. प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बड़ी तादाद में महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही। We need women engineers, masons, and building artisans supporting reconstruction, and women self-help groups assisting livelihood recovery. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 61 देश हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ सेंडाई फ्रेमवर्क को भी मंजूरी मिलेगी। 2015 में हुआ सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसा पहला समझौता है जिसके जरिए आपदा वाले इलाकों की पहचान कर वहाँ प्राथमिकता के आधार पर काम होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी की 4 दरें होंगी। जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी। जीएसटी की न्यूनतम दर 5% जबकि अधिकतम 28% होगी। अगले साल से लागू होने जा रहे जीएसटी कानून के तहत 4 दरों पर रजामंदी बन गई है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की दरें तय की हैं। परिषद की बैठक में तय किया गया कि अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ज्यादा खपत वाले उत्पाद पर 5% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be 0 rated so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. वित्त मंत्री ने कहा कि 12% और 18% जीएसटी मानक दर होंगे। लग्जरी कार और तंबाकू उत्पादों पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। इन पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा। डीमेरिट गुड्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लेवी कम हो वो नहीं होगा। जितना एग्जिस्टिंग अमाउंट है उतना होगा। वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए।
लग्जरी सामान के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। सोने पर टैक्स रेट का फैसला बाद में लिया जाएगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।